पंगा तो असल में तब आता है जब शादी ऐसे दो लोगों के बीच में हो रही हो जो एक ही रिलीजन से नहीं बल्कि बिल्कुल ही अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अब उनके ऊपर कौन से लॉज अप्लाई करेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अदिति है और मैं एक एडवोकेट हूँ। कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही मैं लीगल अवेयरनेस के लिए वीडियोस भी बनाती हूँ। अपने लीगल राइट्स और वेलफेयर लॉज जानने के लिए आप यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंटरफेथ यानी इंटर रिलीजियस मैरिजेस का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे और ऐसी मैरिजेस के अराउंड जो लॉज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21 यानी फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंडर हर किसी को पूरी फ्रीडम होती है अपना पार्टनर चूज करने की। अगर लड़का और लड़की लीगल एज के हैं यानी लड़का 21 साल और लड़की 18 साल की है या उससे ज़्यादा के, तो उनको कोई नहीं रोक सकता अपने पसंद से शादी करने के लिए। इनफैक्ट ऐसे कपल्स जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी करते हैं, चाहे वो अलग रिलीजन के इंसान से हो या अलग कास्ट के इंसान से, उनको पूरा पूरा राइट होता है अपनी मर्जी से शादी करने का। और इनफैक्ट अगर कोई रोके या परेशान करे तो लॉ उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि दो लोग अपनी मर्जी से अपनी पसंद से एक दूसरे से शादी कर सकते हैं और ये उनका फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उनको मिलता है। देखिए, इंडिया एक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री है। अब जितने रिलीजन हैं उतने ही उनके अलग अलग पर्सनल लॉज, तौर तरीके, शादी करने के रिचुअल्स, डिवोर्स लेने के प्रोसेसेस वगैरह वगैरह। अब क्योंकि सब रिलीजन के तरीके इतने अलग अलग हैं तो इन सबको गवर्न करने के लिए कोई एक लॉ तो बन ही नहीं सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी सबको अपने रिलीजियस बिलीव्स अपने हिसाब से फॉलो करने का राइट भी है। तो वैसे भी एक सिंगल लॉ बनाकर सारे रिलीजन के तौर तरीकों को स्ट्रीमलाइन करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बातें चल रही हैं, लेकिन वो कब तक आएगा और कितना यूजफुल रहेगा, कितना सक्सेसफुल रहेगा, ये सब चीज़ें डिबेटेबल हैं। एनीवे, ये बात जानना ज़रूरी है कि इंडिया में हर रिलीजन की शादी अपने रिलीजन के पर्सनल लॉ से गवर्न होती है। अब जैसे कि अगर दो हिंदूज की शादी हो रही है तो उनकी शादी को गवर्न करती है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। वैसे ही अगर दो मुस्लिम्स की शादी हो रही है तो उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉज। दो क्रिश्चियंस शादी कर रहे हैं तो वो बाउंड होते हैं इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872 से। और पारसीज के ऊपर भी अप्लाई करती है पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1938। मोटा मोटा यही सब पर्सनल रिलीजियस लॉज हैं जो इंडिया में शादी करने और शादी तोड़ने पर अप्लाई होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी रिलीजन्स जैसे जैन, सिख, बुद्धिस्ट, इनके ऊपर कौन से लॉज अप्लाई होते हैं? तो इनके ऊपर अप्लाई होती है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 ही, जो कि हिंदूज पर भी अप्लाई होती है। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि ये एक्ट और इसके अंडर मेंशन लॉज सिर्फ उन लोगों पर ही अप्लाई नहीं करेंगे जो हिंदू बाय रिलीजन है, बल्कि उन लोगों पर भी अप्लाई करेंगे जो बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म को फॉलो करते हैं। यानी हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ हिंदूज पर ही नहीं बल्कि सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स पर भी अप्लाई होती है। पर पंगा तो असल में तब आता है जब शादी ऐसे दो लोगों के बीच में हो रही हो जो एक ही रिलीजन से नहीं बल्कि बिल्कुल ही अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अब उनके ऊपर कौन से लॉज अप्लाई करेंगे? अब ध्यान से सुनिए। देखिए, कोई भी दो लोग जो कि अलग अलग रिलीजन से हैं और आपस में शादी करना चाहते हैं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि दोनों में से कोई भी अपने पार्टनर के रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए। उससे दोनों ही पार्टीज एक रिलीजन की मानी जाएंगी और उनके ऊपर उस रिलीजन की पर्सनल लॉज अप्लाई करेंगी। दूसरा ऑप्शन उनके लिए होता है जो अपना अपना रिलीजन छोड़कर दूसरा रिलीजन अपनाना नहीं चाहते, जो शादी को अलग और अपने रिलीजन को अलग रखना चाहते हैं और केवल पीसफुली शादी करके अपनी फेथ अपने हिसाब से फॉलो करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन होता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करना। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एसएमए बोलूंगी, उसको लाया गया था इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस शादियों को गवर्न करने के लिए। यानी ऐसी शादियां जहां पर दोनों पार्टीज हैं तो अलग अलग रिलीजन से, लेकिन सिर्फ शादी करने के लिए वो अपना रिलीजन ना ही तो छोड़ना चाहते हैं और ना ही चेंज करना।
एसएमए के अंडर हुई शादी लीगल होती है और इस एक्ट में शादी करने के लिए अपना रिलीजन चाहे कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। एसएमए का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जो शादियां रिलीजन स्पेसिफिक पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड इनफैक्ट ऐसी शादियों में सेपरेशन और डिवोर्स के लॉज को स्ट्रीमलाइन करना। अब लॉज जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉज, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट सिर्फ उन शादियों पर अप्लाई करते हैं जिसमें दोनों पार्टीज एक ही रिलीजन से हों, पर एसएमए के अंडर किसी भी रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग शादी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, क्योंकि एसएमए एक रिलीजन स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, तो इसके अंडर शादी करने में कोई रिलीजियस रिचुअल या सेरेमनीज वगैरह फॉलो करना ही नहीं पड़ता, बल्कि सब एक लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के जैसा होता है। और वैसे भी ये सब जो शादी की सेरेमनीज वगैरह होती हैं, जैसे हिंदू वेडिंग में सप्तपदी यानी 7 फेरे, सिख वेडिंग में लावा, मुस्लिम वेडिंग्स में निकाह, ये सब पर्सनल लॉज की रिक्वायरमेंट होती हैं। एसएमए में इन सब रिचुअल्स की कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा भी कपल है ना जहाँ पर दोनों पार्टीज हैं तो एक ही रिलीजन से, लेकिन शादी की सारी कल्चरल एक्टिविटीज यानी रिचुअल्स और सेरेमनी स्किप करके सिर्फ सिंपल तरीके से शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे कपल्स भी एसएमए के अंडर शादी करके अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। एसएमए के अंडर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो यही है कि दोनों कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं और उनकी आपस में शादी करने की विलिंगनेस है। अब वो फिर चाहे किसी भी कास्ट, क्लास, रेस या रिलीजन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसएमए के अंडर शादी करने और रजिस्टर करवाने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चलिए जानते हैं कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो शादी करने के लिए दोनों पार्टीज लीगल एज फॉर मैरिज के होने चाहिए, यानी लड़के की एज 21 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और लड़की की एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि दोनों ही पार्टीज का कोई एग्जिस्टिंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, यानी शादी करने के टाइम पर दोनों ही पार्टीज की ऑलरेडी कोई वाइफ या हस्बैंड नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी पार्टी की पहले से शादी हो रखी है तो उसे अपने हस्बैंड या वाइफ से डिवोर्स लेकर वो शादी खत्म करनी पड़ेगी, तभी जाकर एसएमए के अंडर शादी हो पाएगी। तीसरी चीज है कि दोनों पार्टीज मेंटली फिट होने चाहिए और उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी बिना किसी फ्रॉड के या अनड्यू इन्फ्लुएंस के दोनों पार्टीज एक दूसरे से शादी करने के लिए अग्री करते होने चाहिए। फोर्थ और लास्ट रिक्वायरमेंट जो कि काफी जरूरी है, दोनों ही पार्टीज प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स में नहीं होने चाहिए, यानी अपनी ही फैमिली मेंबर या ब्लड रिलेशन में से शादी नहीं की जा सकती है। एसएमए के फर्स्ट शेड्यूल में डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की एक प्रॉपर लिस्ट दी हुई है, और अगर आप एसएमए के अंडर शादी करना चाहते हैं तो आपका रिलेशनशिप उन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में से नहीं होना चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हैं तो आप एसएमए के अंडर शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एसएमए के अंडर शादी करने का प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप अपने रिलीजन के पर्सनल लॉ से अलग होकर एसएमए में शादी करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के मैरिज ऑफिसर के पास आपको एक रिटन नोटिस देना होता है जहां आप शादी करने का इंटेंशन रखते हैं। अच्छा, ये मैरिज ऑफिसर उसी डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप या आपका पार्टनर कम से कम 1 महीने से रह रहा हो। नेक्स्ट थिंग, इस नोटिस के 30 दिन बाद आपको फिर से मैरिज ऑफिसर के ऑफिस जाना होगा शादी करने के लिए। इस बार आपको अपने साथ 3 विटनेसेस भी लेके जाने होंगे जो मैरिज ऑफिसर के सामने आपकी शादी विटनेस करेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी करेंगे। इसके बाद दोनों पार्टीज को मैरिज ऑफिसर के सामने बोलकर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई ए टेक बी टू बी माई लॉफुल वाइफ और हस्बैंड। ये होने के बाद ही आपकी शादी मानी जाएगी और मैरिज ऑफिसर शादी का रिकॉर्ड बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देंगे जिस पर आपके, आपके स्पाउस के और 3 विटनेसेस के सिग्नेचर होंगे। बस इतना सा ही प्रोसेस है, सिंपल सी शादी है। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। एक काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों को अक्सर एसएमए के अंडर शादी करने से रोक देता है, उसके बारे में भी जानना काफी जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 6 और 7 में प्रोविजन है कि इंटेंडेड मैरिज का जो नोटिस मैरिज ऑफिसर को देना होता है और फिर 30 दिन का वेट करना होता है, वो नोटिस मैरिज ऑफिसर को मैरिज नोटिस बुक में रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है
जिसको कोई भी आकर इंस्पेक्ट कर सकता है और साथ ही साथ उसको वो नोटिस पब्लिश भी करना होता है और अपने ऑफिस में भी उस नोटिस की एक कॉपी पेस्ट करनी होती है ताकि कोई भी बाहर से आकर उसका इंस्पेक्शन कर सके। असल में जो 30 दिन का वेटिंग टाइम पीरियड होता है वो भी इसीलिए होता है कि अगर किसी को इस शादी से ऑब्जेक्शन है तो वो अपने ऑब्जेक्शन मैरिज ऑफिसर के पास रजिस्टर करवाए और फिर मैरिज ऑफिसर प्रॉपर इंक्वायरी के बाद डिसीजन दे कि क्या ये शादी हो सकती है या नहीं। पर आपको नहीं लगता कि ये कुछ अजीब सा प्रोविजन है? अगर आर्टिकल 21 के अंडर हर किसी को राइट है अपनी मर्जी से शादी करने का, तो फिर इस एक्ट के अंडर शादी करने के लिए किसी से ऑब्जेक्शन लेने की क्या जरूरत है? शादी करने के लिए बाकी किसी पर्सनल लॉज में तो पब्लिक ऑब्जेक्शंस नहीं लिए जाते हैं, तो फिर एसएमए में क्यों? और फिर एसएमए में शादी करवाने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो परिवार से अलग होकर या छुपकर शादी करवाते हैं। ऐसे कपल्स को अगर अपना शादी करने का नोटिस ही देना पड़े अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ द एक्ट, पहले पब्लिक करना पड़े और फिर ऑब्जेक्शंस एंटरटेन करने पड़े, तो एक्ट का पर्पस ही डिफीट हो जाता है। इससे कपल का राइट टू प्राइवेसी भी इन्फ्रिंज हो रहा है। बात में पॉइंट तो है ना। और इसीलिए कई सारे जजमेंट्स में कोर्ट ने ये क्लैरिटी दी है कि सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ एसएमए ऑप्शनल नेचर के हैं। अगर कोई कपल नहीं चाहता कि उनका नोटिस पब्लिक हो या ऑब्जेक्शंस लिए जाएं, तो वो मैरिज ऑफिसर को रिटन एप्लीकेशन देकर नोटिस का पब्लिक होने से रोक सकते हैं। कोर्ट ने टाइम एंड अगेन डिक्लेयर किया है कि सेक्शन 6 एंड 7 बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसका मतलब एसएमए में शादी करने के लिए आपको किसी से परमिशन या ऑब्जेक्शन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एसएमए एक काफी प्रोग्रेसिव लॉ है क्योंकि इसमें ना ही तो किसी को शादी करने के लिए अपना रिलीजन बदलना पड़ता है और ना ही कोई रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और क्योंकि आपने अपना रिलीजन नहीं बदला हुआ होता तो पार्टीज के सक्सेशन राइट्स इन देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी इंटैक्ट रहते हैं। उनका अपनी फैमिली प्रॉपर्टीज से भी राइट खत्म नहीं होता। तो अगर आप और आपका पार्टनर अलग अलग रिलीजन से हैं लेकिन शादी करना चाहते हैं तो आप एसएमए के अंडर बेझिझक शादी कर सकते हैं। द लॉ इज विद यू। ऑलराइट, सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन ऑन इंटरफेथ मैरिजेस इन इंडिया और स्पेशल मैरिज एक्ट। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको लीगल प्रोसेस समझने में मदद की होगी और आपको एक क्लियरर अंडरस्टैंडिंग दी होगी कि ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को थम्स अप जरूर दें और मिलेनियल एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सिंप्लीफाइड लीगल गाइड्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लीव देम इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस देम। बाकी अगर आपको अपने स्पेसिफिक केस के लिए लीगल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।